तो गाइस मैं हूं मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल अभी शाम शर्मा। ये वीडियो बड़ी लेंथी, कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में हो जाए। अगर एक पार्ट में ना हो सकी तो उसका फिर सेकंड पार्ट लाएंगे। कम से कम 38 मिनट्स की ये वीडियो है कि डियर ध्रुव राठी, डेमोक्रेसी इज़न्ट डेड, यानी कि इंडिया की क्योंकि डेमोक्रेसी एक वीडियो ध्रुव राठी ने बनाई थी और ये कहा था कि डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, डिक्टेटरशिप है, इस तरह की उन्होंने बातें की थी। मैं पूरी वीडियो वो देखी नहीं। इसके रिस्पॉन्स में वीडियो बनाई है भाई ने। तो वीडियो शानदार होने वाली है। अगर अच्छी लगे तो रिकमेंड करना। कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में हो जाए, नहीं तो फिर 2 पार्ट कर लेंगे। देख लेते हैं वीडियो, फिर मजीद इस पर बात करते हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा था, तभी अचानक मैंने ये वीडियो देखा। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यार डेमोक्रेसी फिर से खत्म हो गई। मुझे लगा कि डेमोक्रेसी ऑलरेडी 2014 में खत्म हो गई थी। सोशल मीडिया पर बहुत सारे बड़े बड़े अकाउंट्स इस वीडियो को शेयर कर रहे थे और फिर मैंने देखा, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में आज दिखाने वाला हूँ वो काफी शॉकिंग होगा। मैंने सोचा यार क्या हो सकती है ये शॉकिंग इन्फॉर्मेशन जो इस देश को पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह हिला कर रख देगी। हालांकि अगर आप इस टाइप के लोगों में से हो जो प्रधानमंत्री मोदी को अपना भगवान मानते हैं। Meanwhile, The Congress MLA claims Goddess Sonia project has the blessings of leaders in Delhi. ఎమ్మెల్యేలే జీవన్ రెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. और इसे लेकर पटना की सड़कों पर कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाए हैं उसमें राहुल गांधी को भगवान राम के रूप में दर्शाया गया है। या फिर आप इस टाइप के लोगों में से हो जिन्हें लगता है कि मोदी जी ने किया है तो कुछ सोच कर ही किया होगा। आप अपना दिल ऑलरेडी मोदी जी को दे चुके हो। क्या आज भी हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर, हिंदुस्तान के हर युवा के अंदर जोश के खून बल्ड में राहुल जी का प्यार है? राहुल जी का एक जो नेतृत्व करने की, राहुल जी जो सोच डालते हैं और युवाओं के अंदर जो जोश डालते हैं वो आज भी युवाओं को नजर आता है। ऐसे केस में आपके लिए मुश्किल हो सकता है अपनी आंखें खोलकर सच हजम करना। तो ना सिर्फ YouTube पर ये वीडियो बहुत पॉपुलर है, लेकिन ये यूट्यूबर इतने इम्पैक्टफुल हैं कि आप देखिए कि एक वीडियो बनाकर इन्होंने ग्राउंड पर कितना इम्पैक्ट किया है। इस वीडियो के आने के बाद 6 कांग्रेस आरजेडी एमएलएज ने बिहार में रूलिंग अलायंस छोड़ दी। बीएसपी के पार्लियामेंटेरियन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। कांग्रेस के एमपी ने झारखंड में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। 10 एसपी बीएसपी के एमएलएज ने यूपी में क्रॉस वोट किया अपनी पार्टी के खिलाफ। हिमाचल में 9 कांग्रेस के लीडर्स ने राज्यसभा कैंडिडेट के लिए क्रॉस वोट किया और कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां गिरने के कगार पर है। कांग्रेस के राज्यसभा एमपी ने गुजरात में बीजेपी को ज्वाइन किया और ऑलमोस्ट 11,000 कांग्रेस वर्कर्स ने गुजरात में कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। क्या इंपैक्ट है यार बंदे का। बात तो सही है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूट्यूब्स 4 मोस्ट टाइम ट्रैवल एक्सपर्ट, देश में डेमोक्रेसी क्यों खत्म हो गई है और डिक्टेटरशिप कैसे आ गया है। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक रेनोवेटेड स्टूडियो से सेक्युलर प्रणाम। तो बहुत टाइम से मैं अपने स्टूडियो को रेनोवेट करने की कोशिश कर रहा था। आपने देखा था काफी ब्लैंड बैकग्राउंड हुआ करता था पहले। थोड़ा सा रेनोवेशन मैंने चालू किया है, अभी भी आई होप यू लाइक इट। अभी भी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। थोड़ा और काम बचा है तो धीरे धीरे ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप देखिए छोटे मोटे इंप्रूवमेंट्स करते रहेंगे। बट अभी जितना आपने देखा है वो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो YouTube के जो दुग्गल साहब हैं उन्होंने इस डेमोक्रेसी वाली वीडियो को अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो कहा। अगर आप सही मायनों में देश की परवाह करते हो तो आज का ये वीडियो बहुत बहुत जरूरी है। अब देखिए इन्हें दुग्गल साहब क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरह मुझसे शादी करोगी फिल्म में दुग्गल साहब एक दिन अंधे थे, एक दिन काणे थे, एक दिन बहरे हुए करते थे, उसी तरह से YouTube के दुग्गल साहब एक दिन डेमोक्रेसी के एक्सपर्ट हैं, एक दिन पोल्यूशन के एक्सपर्ट हैं, एक दिन टाइम ट्रैवल के एक्सपर्ट हैं, एक दिन मूवी रिव्यूअर हैं और एक दिन फ्लाइंग कार्स के एक्सपर्ट हैं। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगा था कि उन्होंने अपना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। मुझे लगा उनका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था जब उन्होंने सिंगल हैंडेडली एक ही वीडियो में इजराइल और पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। स्पाइडरमैन फिल्म का कोट है, विद ग्रेट पावर लाइज ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों साइडों को देखो, किस साइड के पास ज्यादा पावर है। बड़ा ऑब्वियस है, इजराइल की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो इनके डिफेंस सिस्टम्स है, जो इनकी एजेंसीज है मोसाद जैसी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये खून कब तक बहाओगे? दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट्स इट गॉड। बट इन एनी केस आइए
इस वीडियो को एग्जामिन करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर दुग्गल साहब देश में डिक्टेटरशिप आने की और डेमोक्रेसी खत्म होने की बात कर रहे हैं। तो हम भी एग्जामिन करते हैं अपने वीडियो में कि किसी भी देश में डेमोक्रेसी खत्म होने के और डिक्टेटरशिप आने में क्या बड़े पहलू होते हैं और क्या वो फीचर्स इंडिया में भी अप्लाई होते हैं। देखिए, डिक्टेटरशिप का एक बड़ा फीचर है कि कंप्लीट लैक ऑफ ऑपोजिशन एंड ब्रूटल एंड कंप्लीट सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन। और दुग्गल साहब ने वीडियो की शुरुआत होते ही इंडिया को रशिया और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों से कंपेयर कर दिया। कुछ लोगों को लगता है कि अगर देश में रेगुलरली इलेक्शंस हो रही हैं और आप वोट डालने जा सकते हो तो इसका मतलब देश एक डेमोक्रेटिक देश है। लेकिन पता है क्या, इलेक्शंस तो नॉर्थ कोरिया में भी होती है। यार, नॉर्थ कोरिया में तो कोई ऑपोजिशन ही नहीं है और रशिया में भी जो नाम की ऑपोजिशन है, जिसके लीडर अलेक्सेई नावाल्नी हुआ करते थे, उनको 2022 में गिरफ्तार करके जेल में फेंक दिया गया था और 2024 में तो उनको जेल में ही मार दिया गया। उसको कंपेयर कीजिए आप भारत से, जहां पर भारत के ऑपोजिशन लीडर्स पूरी खुली छूट के साथ भारत भ्रमण कर रहे हैं और इस तरह के महान काम कर रहे हैं। मैं एक दिन कुवैत का नाम सुना है, कुवैत जगह मैं गया, मुझे वहाँ पे कुवैत में बुला दिया। आप में से किसी ने देखा है जहाँ तेल निकलता है? मैं हैरान हो गया। जैसे यहाँ पे पानी के कुएं होते हैं ना, वैसे 150 कुएं थे। कुएं के अंदर पाइप से तेल निकल रहा था। जहाँ भी आदिवासियों के गांव में ग्राम सभा की जमीन है, उसको ड्रोन अदानी को बताएगा कि 700 एकड़ जमीन है और अदानी जी आके वहाँ पे कोई एनजीओ आएगा, 2500 एकड़ आपको खा ले जाएगा, कहेगा भैया थैंक यू, बाय बाय, हम जा रहे हैं, आप जानो अपना काम है। क्या आपको लगता है कि नॉर्थ कोरिया में ऑपोजिशन लीडर्स इस तरह के बयान दे सकते हैं? मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी मौत के सौदागर, नाला के कीड़ा है। नीच की सरकार, वो डाकू है। दुर्योधन वो तस्कर, नाला के कीड़ा है। वो नरेंद्र मोदी दरअसल औरंगजेब के आधुनिक अवतार है। कि आपकी पूजनीय माता जी की उम्र के करीब नीचे गिरना शुरू हो गया है आजकल। तुम्हारे बाप का नाम कोई जानता नहीं, राहुल गांधी के बाप का नाम सब लोग जानते, राजीव गांधी। और नरेंद्र मोदी खून का सौदागर, दंगा का सौदागर है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 8 नेशनल पार्टीज हैं, 55 स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और 2600 दूसरी अलग अलग साइजेस की पार्टीज हैं। ऑनेस्टली मछली बाजार में और पालिका बाजार में इतनी वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। वहीं नॉर्थ कोरिया में इन कंपैरिजन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है, रशिया में सिर्फ 27। उसको कंपेयर कीजिए इंडिया की 2600 से। और जहां तक डिक्टेटरशिप की बात आती है, तो अगर मोदी जी एक डिक्टेटर हैं तो ऑनेस्टली दुनिया के सबसे घटिया और बेकार डिक्टेटर हैं। क्या आपको पता है कि मोदी इतने बेकार डिक्टेटर हैं कि आज भी 14 स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरीज में नॉन बीजेपी सरकार है। देश की पार्लियामेंट में 227 नॉन बीजेपी एमपीज हैं, 1500 से ज्यादा नॉन बीजेपी एमएलएस हैं। जब से बीजेपी पावर में आई है तो इनके डिक्टेटरशिप की हालत देखिए। 2015 में दिल्ली में और बिहार में चुनाव हारे, 2017 में पंजाब में और गोवा में चुनाव हारे, 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हारे, 2019 में झारखंड में चुनाव हारे, 2021 में वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला में चुनाव हारे। इस समय रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और बीजेपी के बीच में कंपटीशन चल रहा है कि पहले क्या होगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक ट्रॉफी जीतेंगे या बीजेपी केरला में गवर्नमेंट बनाएगी। और अभी पिछले ही साल 2023 में बीजेपी कर्नाटका में भी हारी है। ये किस तरह के नालायक डिक्टेटर है मोदी जी यार। डिक्टेटरशिप का दूसरा पहलू होता है अपने ऑपोजिशन के खिलाफ ब्रूटल पॉलिटिकल वायलेंस करना। और अगर यही डिक्टेटरशिप चल रही होती इंडिया में तो क्या पिछले 15 सालों में केरला में 65 आरएसएस वर्कर्स मारे जाते? क्या कश्मीर में रेगुलरली हिंदू लेजिस्लेटर्स को टारगेट करके मारा जाता? अगर डिक्टेटरशिप होती तो क्या अकॉर्डिंग टू अमित शाह बंगाल में पिछले कुछ सालों में 300 से ज्यादा बीजेपी के वर्कर मारे जाते? 2023 के पंचायत चुनाव में 45 लोग मारे जाते, 2021 के बंगाल के इलेक्शंस में 52 लोग मारे जाते। 52 लोगों की हत्या हुई थी। 52 people had died in the assembly elections during Bengal. अगर इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप चल रही होती इंडिया में तो क्या 2021 के बंगाल इलेक्शंस के बाद 300 से ज्यादा बीजेपी वर्कर्स को अपना घर छोड़कर बंगाल से भागना पड़ता और आज भी वो घर वापस आने में घबराते? अगर इतनी बुरी डिक्टेटरशिप होती तो क्या बंगाल के वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक्स होते? मुझे कसम से समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा बकवास क्या है, मोदी जी की डिक्टेटरशिप या ब्रह्मास्त्र के डायलॉग। लाइट उस रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। शिवा तो शिवा 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 क्या हुआ? शिवा 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 शिवा
शिवा। अगर मोदी जी एक डिक्टेटर होते तो क्या वो महीनों तक एक या दो स्टेट के फार्मर्स को नेशनल कैपिटल टेरिटरी को घेर के ब्लॉक करके रखने देते? और महीनों तक ब्लॉक करने के बाद, हिंसा करने के बाद, दंगे करने के बाद क्या वो चुपचाप उन फार्म लॉज को वापस ले लेते? ये किस तरह के बकवास डिक्टेटर हैं यार। इस आदमी को डेमोक्रेसी को मारना भी नहीं आता ठीक से। और आपके फेवरेट क्रिएटर दुग्गल साहब कहते हैं कि डिक्टेटरशिप इसलिए आ रही है, डेमोक्रेसी की हत्या इसलिए हो गई है क्योंकि चंडीगढ़ के इलेक्शन में कुछ घोटाला हुआ है। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ है। फिर वो कहते हैं क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यार एक फेमस इंसान ने कहा है ना, कुछ भी। लगता है दुग्गल साहब हाल में ही हुए बंगाल के इलेक्शंस को भूल गए हैं। One of the men with a head injury as well. He was bleeding profusely. His clothes were also soaked in blood. और ये वो पहला पोलिंग बूथ था जहां बूथ कैप्चरिंग की, जिसको बूथ लूटना कहते हैं, उसकी वारदात हुई थी। लगता है दुग्गल साहब भूल गए हैं कि किस तरह से 1990s में लालू यादव के बिहार में और सपा के बीएसपी के उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का राज चलता था। बूथ कैप्चरिंग होती थी, दिन दहाड़े बैलेट बॉक्सेस चुरा के उनके साथ घोटाला किया जाता था। Police official on polling duty allegedly attacked for stopping bogus voting at polling booth number 49 in Ara in Bihar. आपको दिखाते हैं कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे तोताराम की वो तस्वीर जिसमें बूथ कैप्चरिंग करते हुए दिख रहे थे। वो यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर बैलगाड़ी से जो आ रहे थे, वहीं पर जो हो हंगामा हुआ, मारपीट हुआ, दंगा फसाद हुआ और बूथ यहाँ लूट हो गई। देखिए, ये मानने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि चंडीगढ़ में जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि चंडीगढ़ की वजह से डेमोक्रेसी क्यों मर गई और बंगाल में, बिहार में और उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेसी कैसे बच गई। ये तो यही बात बोलने के बराबर हो गई कि मूवी थिएटर में डरावनी मूवी देखना जिससे 1-2 लोग हिस्ट्री में मर चुके हैं, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से ज्यादा डेंजरस है। ये क्या बात करता है यार। और दुग्गल साहब डेमोक्रेसी की मौत की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हमें खबर आई है कि चंडीगढ़ में जो हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप इन किया और उस इलेक्शन को क्वॉश भी कर दिया। मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी के जो अलग अलग ब्रांचेस हैं, जो सेफगार्ड्स बनाए गए हैं किसी भी एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए, वो सेफगार्ड्स काम कर रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट अपना काम फ्रीली कर पा रही है तो डिक्टेटरशिप कैसे आ गई? दुग्गल साहब ने 1-2 एग्जांपल्स भी दिए कि बीजेपी के वर्कर्स ने ईवीएम को चोरी करने की कोशिश की है और ये आरोप लगाने की कोशिश की है कि ईवीएम को हैक करने की कोशिश की जा रही है। 3 अनजान लोगों ने पुणे में सासवड़ तहसील के ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कंट्रोल यूनिट चुरा ली। क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? क्या हमारी इलेक्शंस यहाँ फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? अब इस केस की तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। पुणे पुलिस ने जिन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने चोरी की है उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। जो चोर हैं वो इस गलत फहमी में थे कि ईवीएम वाले ब्रीफकेस में कुछ कीमती सामान था, ईवीएम की मशीन नहीं थी। फिर ये शायद इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी जो है वो ईवीएम मशीन्स को हैक करने की कोशिश कर रही है। ईवीएम से छेड़छाड़ कैसे हो सकती है, ये बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल के विधायक सौरभ भारद्वाज। विधायक जो डेमो लाइव दे रहे हैं ईवीएम का, वो ईवीएम क्या चुनाव आयोग से ली गई है? क्या चुनाव आयोग ऐसे इजाजत देता है? ईवीएम बाहर नहीं आ सकता है जी, अगर आ गया तो चोरी करके लाना पड़ता है जी। इन्हें चोरी किया है क्या आम आदमी पार्टी? अब देखिए, इसके रिस्पांस में भी इलेक्शन कमीशन ने सारी ऑपोजिशन पार्टीज को ओपन चैलेंज दिया था कि आप आइए और प्रूव करके दिखा दीजिए कि ईवीएम हैक हो सकता है कि नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद भाई साहब बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इसलिए मर गई है क्योंकि मोदी जी पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 की इलेक्शन से पहले बड़ी ही बेशर्मी से वोट्स मांगे मार्टियर्स के नाम पर, एयर स्ट्राइक्स के नाम पर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगना, चाहे एथिकल हो या अनएथिकल हो, इससे डेमोक्रेसी मर कैसे गई? क्या रिलेशन है? ये तो वही बात हो गई कि कोई बोले कि भाई मेरे दादाजी का निधन हो गया क्योंकि मैंने 2 दिन तक चड्डी नहीं चेंज की। क्या रिलेशन है दोनों चीजों में? कोई सेंस है इस बात की? और जहां तक आर्मी का इस्तेमाल करने की बात है पॉलिटिकल रीजंस के लिए, तो दूसरी पार्टीज भी ऐसा कर चुकी हैं। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि इस समय हम और आप चाहे वर्दी न पहने, चाहे हमारे हाथ में बंदूक नहीं हो, लेकिन हम कोई कम सिपाही नहीं है उनसे जो सीमा पर लड़ रहे हैं। उसी भावना से हम भी अपना काम करें, तब हम असल में अपने जवानों को वो सहायता दे सकेंगे जिसकी आवश्यकता उनको और हमारे देश को है। और दूसरी पार्टीज के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं जो आर्म्ड फोर्सेस का इस्तेमाल कर चुके हैं इलेक्शंस के लिए। क्या वो आतंकवाद से डरते हैं? क्या वो आतंकवादियों की धमकी से डरते हैं?
कि वो बोल भी नहीं सकते हैं आतंकवाद के खिलाफ, और जो लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है वो आतंकवाद का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। आज हम भारत के 83 करोड़ लोगों के सामने आए हैं आपसे ताकत मांगने के लिए, आपसे शक्ति मांगने के लिए। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इंदिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को मार दिया था, फिर डेमोक्रेसी जिंदा हो गई, फिर राजीव गांधी ने मार दिया, फिर डेमोक्रेसी जिंदा हो गई, और अब फिर मोदी जी ने मार दिया। सारा डेमोक्रेसी है कि टर्मिनेटर है बे, मर ही नहीं रही है। सही पकड़े हैं। और मोदी जी ने बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगा था शहीदों के नाम पर। मोदी जी ने सिर्फ इलेक्शन में यूथ को वोट डालने के लिए कहा था। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? डिक्टेटरशिप का अगला एग्जाम्पल दुग्गल साहब देते हैं कि भाई बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा के खिलाफ सर्वेलेंस कर रही है। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप? तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर इससे डेमोक्रेसी मर रही है तो 2010 में यूपीए गवर्नमेंट ने आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू का फोन टैप किया था। 2013 में यूपीए गवर्नमेंट ने सीबीआई डायरेक्टर रंजीत। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई खत्म। वीडियो काफी लेंथी थी, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस वीडियो से सही सच्चाई के साथ, अगर इसके साथ ईमानदारी बरती जाए तो इसको 2 हिस्सों में किया जाए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी थी। तो कोई पॉइंट्स मैं नहीं चाहता, कोशिश करना चाहिए सब पॉइंट पर बोलना चाहिए। अच्छा, पहले अगर ध्रुव राठी की बात करें तो ध्रुव राठी की जो वीडियो जो ना हमने एक चीज़ चेक की है, वो अगेंस्ट बीजेपी होती है। बीजेपी, हाँ, अगेंस्ट बीजेपी होती है, ये चेक कर लेना जाकर। बिल्कुल ऐसे उसकी बातें, उसकी की सारी स्टडी अगेंस्ट बीजेपी होती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है या वो बेहतर जानता है कि क्या वाकई ये बीजेपी के अंदर ये फॉल्ट है कि नहीं है, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि उसकी जितनी भी सर्च होती है ना, वो बीजेपी के खिलाफ ही होती है। अच्छा, अब जो डिक्टेटरशिप का उसने, मुझे लगता है कि ये वीडियो ध्रुव राठी पर अलग भी इसका रिएक्शन होना चाहिए। एक तो इन्फॉर्मेशन होगी क्या क्या ये बात करेंगे, तो दूसरा साथ में इसको भी थोड़ा रगड़ा लगाने का मौका मिलेगा। डिक्टेटरशिप, पहली बात ये लफ्ज़ ही उसने पीएम मोदी साहब के लिए गलत चुन दिया, डिक्टेटरशिप मतलब कि डिक्टेट करते हैं। तो उसके फिर जितनी हमने अब तक वीडियो देख चुके हैं, जितने सबूत इस भाई ने दिए हैं, क्या नाम है इसका, शर्मा साहब या जो भी है, इसने तो उससे अच्छे तरीके से चित्रोल कर दिया, लेकिन तरीके से झगड़ा है। मेरी बात सुनिए, ये भी तो इंडियन ही है ना, ध्रुव राठी भी, लेकिन ये जितनी वीडियो बनाता है ना, ये फैक्ट के मुताबिक होती हैं, फैक्ट पर होती हैं, सबूत देता है। लेकिन ये पीएम मोदी साहब को क्यों खिलाफ है? एक तरफ से कहना कि मोदी साहब को डिक्टेटर कह रहा है, मोदी साहब डिक्टेटर हैं, जो है ना डेमोक्रेसी नहीं अपनाते, लेकिन ये क्यों ऐसा करते हैं? इसकी कोई उसने भी कोई सबूत जिस तरह साबित किया, वही मैं कह रहा हूँ कि साबित किया है उसने, लेकिन जो मानने वाले हैं वो नहीं मानते। पहली बात आप पॉइंट बताएं कि उसने पहले ये कहा कि जो पीएम मोदी को मानने वाले वो पीएम मोदी को अपना भगवान मानते हैं, और ये कहते हैं कि पीएम मोदी हर सीने में धड़कता है दिल की जगह। पहली बात भगवान की। फिर उन्होंने इस भाई ने सबूत दिया कांग्रेसियों का कि इस तरह कांग्रेसी भी करते हैं, तो गलत साबित कर दिया ध्रुव राठी को कि ये नहीं कि अकेले पीएम मोदी को मानने वाले भगवान मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन राहुल गांधी को मानने वाले या कांग्रेस को मानने वाले एक जगह तो पोस्टर भी लगा जहाँ वो हनुमान, वो काफ़ी मुँह वगैरह उसमें राहुल गांधी का मुँह लगा हुआ था। तो ये साबित उसने कर दिया कि देखिए आप कांग्रेस भी ऐसी करती है। तो जहाँ तक अगर इसको अब न्यूट्रल रहकर बात की जाए तो भगवान मानना, अब मुझे नहीं पता कि ये कंसेप्ट का क्या भगवान मानने वाला, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि उनको इस चीज़ों के अंदर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक रिलीजन चीज़ को मिक्स पॉलिटिकल के अंदर वो कर रहे थे। चाहे वो बीजेपी हो, बीजेपी का कोई सबूत नहीं दिया, कांग्रेस के सिपाही ने सबूत दे दिया। हो सकता है ध्रुव राठी की वीडियो में बीजेपी का भी सबूत हो, हमने वो नहीं भी देखी, हमने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, उसमें हो सकता दिया हो ध्रुव राठी ने भी, लेकिन इसने जो सबूत दिया वो तो अथेंटिक दे दिया। देखो बोला, लोगों की बातें भी सुनवा दी,
तस्वीरें भी दिखा दी, लोगों के बयान भी इस पर दिए। यार इसने बिल्कुल सच साबित कर दिया है, लेकिन पीएम मोदी साहब देखने में हकीकत में ऐसे लगते तो नहीं है, लेकिन इसको भी झूठा नहीं कहा जा सकता। कैसे नहीं लगते? मतलब कि वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। मैंने कभी भी उनके खिलाफ, मैंने खुद वाकई यार कभी भी नहीं देखा कि नारेबाजी होती हो उनके खिलाफ कि वो नहीं भाई होगा। ये तो नहीं है कि मोदी साहब के सारे हक में है, मोदी साहब के अगेंस्ट भी हैं, जैसे अपोजिशन है, अपोजिशन के मानने वाले भी हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी, ये जो है ना, इसमें भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, खत्म हो चुकी तकरीबन। तो उस पे भाई ने बिल्कुल ठीक रगड़ा है कि भाई उसने मुशाबे किया उसके नॉर्थ कोरिया और रशिया के। तो भाई नॉर्थ कोरिया में जैसे उस भाई ने कहा है, वहाँ पे तो है ही नहीं, अपोजिशन ही नहीं है, वो कहते हैं सिर्फ वहाँ पे तो वही रशिया के अंदर लगा हुआ है सारी। नॉर्थ कोरिया में तो एक ही पार्टी वही है जो रूल कर रही है। रशिया में 27 है, उसका फिर मुकाबला करवाया इंडिया के साथ। इंडिया के अंदर मैं तो ये हैरान हूँ, 26-2700 पार्टीज हैं। 26-2700 बताया। हाँ जी, 26-2700 पार्टी। मैं तो ये भी चौंक गया हूँ ये सुनकर ही कि इतनी पार्टी एक मुल्क के अंदर, इतनी पार्टी। अच्छा, और उन्होंने ये भी बताया कि रशिया कौन सा छोटा था, रशिया में वो एक उसके अपोजिशन था जिसको पहले उन्होंने उठा के जेल में फेंका और उसके बाद नवाल्नी क्या उसका नाम बताया, अब 2024 में मारा गया, लेकिन वो मार दिया गया। इस बात पे मैं कहता हूँ कि भाई ने बिल्कुल ठीक कि उसको रगड़ा है इन दोनों जगह पे कि डेमोक्रेसी है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्योंकि जिस बंदे को आप वोट डालते हो ना उसी के नाम निकलता है। हमारी तरह नहीं होता कि वोट कहीं पे डालते नहीं। आपने बात की वो जो रशिया का मारा गया अपोजिशन लीडर 2020 में उठाया गया, मारा गया 22 में, सॉरी। तो राहुल गांधी तो दंडनाता फिर रहा है, वो तो यात्रा कर रहा है, यात्रा करता रहा आज तक। कैसे कंपेयर कर दे ध्रुव राठी को? सवाल तो बनते हैं। अगर उसने रशिया और नॉर्थ कोरिया से कंपेयर किया है तो फिर उसके सबूत भी तो देने होंगे। रशिया के अंदर जो अपोजिशन लीडर जेल में डाला, फिर मार दिया, दे रहे हैं खुल्लम-खुल्ला गालियां नहीं दे रहे यहाँ पे, तो ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान में भी देखा जाए तो जो है ना अपोजिशन लीडर उसको सप्रेस किया जाता है, बिल्कुल डिक्टेटरशिप। अगर पाकिस्तान में कहा जाए डिक्टेटरशिप है, बूट है, कंपनी है, फौज है, ये सच है। यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म है, बिल्कुल। ये सिर्फ नाम की नाम की डेमोक्रेसी, नाम के, अदरवाइज यहाँ पर कुछ नहीं। कर वीडियो बनाते ना पाकिस्तान पर, तो ये सच होनी थी। लेकिन इंडिया में तो क्या नाम इसका रखा, दुगलू भाई, दुगलू साहब, दुग्गल साहब। तो इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे थे। इन्फ्लुएंसर उन्होंने कहा कि अगर इतने ये अच्छे इन्फ्लुएंसर होते तो जो है बीजेपी में कितने कांग्रेसी एमपी ने स्टेट से ज्वाइन किया है, बीजेपी को ज्वाइन किया है। तो ये वाकई दुग्गल साहब ही हैं, दुग्गल साहब नाम ले रहे थे शायद, इस तरह का नाम था दुग्गल साहब। तो ये भी अच्छा खिताब दिया, वहाँ भी उसको रगड़ा। फिर मतलब पॉइंट्स जो शानदार इसने उठाया, उसका फिर भरपूर तरीके से जवाब भी इस भाई ने दिया। वीडियो मज़ेदार और इसका बाकी वाला पार्ट जो है मुझे लगता है फिर हमें करना चाहिए। आपको लगता है कि सेकंड पार्ट पर रिएक्शन होना चाहिए? डिक्टेटरशिप नहीं है, डेमोक्रेसी है, दुनिया के मोस्ट रैंकिंग नंबर 1 कंट्री है, डेमोक्रेट है, दुनिया मानती है। इसके एक दुग्गल साहब के कहने से कौन सा उसमें नहीं रहे होना। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो पूरी शानदार। डेमोक्रेसी 100% नहीं हो सकती, ये कह सकते हैं कि कमी बेशी उसमें हो सकती है, ये कह सकते हैं कि बात मानने वाली है। एक चीज़ और इस वीडियो से मुझे लगा जो साबित हुई है कि भाई इंडिया के अंदर भी धांधली होती है। हाँ, वो मशीन के बारे में वोट जो साढ़े जा रहे थे जहाँ पर, ये तो यार हर जगह पर होती है। ये कौन सा बात, मैं ये चीज पाकिस्तान में कल भी कहा था, पाकिस्तान की कोई भी बात वो चर्चा में चली जाती है, लेकिन इंडिया की इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन होती हर जगह पर। चलो जी, खैर शानदार थी। बाकी पार्ट बाद में करेंगे, अगर आप रिकमेंड करेंगे तो। मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।